वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज सोशल साइंस की बात करेंगे और हम आज ये भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत के अंदर सूती वस्त्र उद्योग खुलते हैं, उसकी जो मिल है या कारखाने या फैक्ट्रियाँ वो कैसे खुलती है उसकी बात करेंगे। ठीक है। पाठ हमारा 6 चल रहा था, हम उसकी बात कर रहे थे। ठीक है। तो पाठ संख्या 6 के अंतर्गत हमने बुनकर के बारे में बात की थी, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में बात की थी। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार भारतीय कपड़े का पतन हुआ बाकी देशों से, और विशेषकर यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका देशों से भारतीय कपड़ा कैसे वहाँ से बाहर निकल गया। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अब जो भारतीय कपड़ा है वो केवल पहले भारत में बिकता था, लेकिन अब वहाँ पर भी ब्रिटेन का सूती वस्त्र कपड़ा दिखाई देता है। इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि जो भारतीय कपड़े हैं उसके मुकाबले में सूती वस्त्र कपड़ा सस्ता है, इसलिए भारत में सूती वस्त्र कपड़े की मांग बढ़ रही थी, वो भी ब्रिटेन के, और ब्रिटेन का कपड़ा अधिकतर लोग पहनते थे। लेकिन हमको ये बात ये भी समझनी है कि ऐसे कुछ कपड़ों की, साड़ियों की किस्म हैं जो केवल हाथ से बनाई जाती थी, मशीनों से नहीं बनती थी, तो उसकी मांग ज़रूर थी भारत के अंदर। ऐसे बहुत सारे केंद्र खुल गए थे उस समय। हमने बात की थी मदुरा जो केंद्र है दक्षिण भारत के अंदर, और जो सोलापुर केंद्र हैं वो उस समय के बड़े महत्वपूर्ण केंद्र थे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक हमने बात की थी और अंत तक। ठीक है। अब जब भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, उसके आगे हम बात कर रहे हैं कि जब भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उस समय महात्मा गांधी ने भी लोगों को आह्वान किया, लोगों को संदेश दिया कि हमको अपने देश का कपड़ा पहनना चाहिए, विदेशी कपड़े इसका बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को आह्वान करने के लिए देश के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हमने एक पहचान बनाई, चरखे को पहचान दिया, और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे के बीच में पट्टी में जगह दे दी। किसको? चरखे को। मतलब ये हुआ कि अब भारत में जो विदेशी कपड़ा आ रहा था उसको कम करने के लिए जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उस समय महात्मा गांधी ने लोगों को आह्वान किया और कहा कि हमें विदेशी कपड़े का बहिष्कार करना चाहिए और हाथ से बने सूत और हाथ से बने कपड़े ही पहनने चाहिए। ऐसी बात कही महात्मा गांधी ने। तो अब उसके कल वाले से आगे लिखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने लोगों को आह्वान किया कि हमें विदेशी कपड़े का बहिष्कार करके भारतीय कपड़ा पहनना चाहिए। हमें विदेशी कपड़े का बहिष्कार करके भारतीय कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है। तो ये बात आपको याद में रखनी है कि महात्मा गांधी ने खादी वस्त्र पहनने का आह्वान दिया, और इस तरह जब ये लोगों ने इस प्रकार की बात समझी और मानी, और इस तरह से जो खादी है वो
राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। और क्योंकि खादी जो कपड़ा है वो चरखे से बनाया जाता था, मोटा कपड़ा होता था, तो वो क्या हो गया, वो एक तरह से राष्ट्र प्रतीक के रूप में उभरा। तो आप लिखेंगे खादी कपड़ा राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में उभरा। तो ये भी लिखेंगे, बात करेंगे खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। ठीक है, फिर लिखेंगे चरखे को राष्ट्रीय ध्वज में जगह दे दी गई। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और दरअसल तिरंगे के बीच में जो पट्टी जगह दी है वो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। तो इस बात को आप दोबारा लिखेंगे, इस बात को मैं वापस लिख रहा हूँ, और आप लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के बीच वाली पट्टी में चरखे को जगह दे दी गई। ठीक है, बीच वाली पट्टी में अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका जो तिरंगा है, उसका जो झंडा है, उसके बीच वाली पट्टी में ये जगह दी गई 1931 के अंदर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब खादी जो वस्त्र है वो पूरा भारत का पहचान बन चुका था। चरखे की वजह से खादी कपड़ा बनाया जाता है, और वो पहनने के लिए महात्मा गांधी ने सब लोगों को आह्वान किया। ये बात हमने अभी कर ली है। फिर क्या हुआ, जब इस प्रकार से भारत के कपड़े कम होते गए थे, हमने भी बात की थी। इसके अलावा जो बुनकर बेरोजगार हुए उनका क्या हुआ, उन्होंने ऐसे कौन से काम किए, नए काम किस प्रकार शुरुआत की। अगर हम उनकी बात करें तो हम देखें तो अधिकतर लोग जो अपना काम गंवा चुके थे, बेरोजगार हो गए थे, उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर बन गए, किसान बन गए, खेती करने लग गए थे। कोई काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लग गए थे। इसके अलावा ऐसे भी लोग थे जो काम करने के लिए देश से बाहर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए जाने लग गए थे। और कुछ ऐसे हाथ से जो काम करने वाले थे, बुनकर, जो मुंबई के अंदर या अहमदाबाद है या सोलापुर है या नागपुर है या कानपुर, वहाँ जब नए कारखाने खुले तो उनको वहाँ पर रोज़गार मिल गया था, नौकरी मिल गई थी। तो अब अपन को ये लिखना है और समझना है कि जब भारत के अंदर इतने लाखों लोग बेरोज़गार हो गए तो उन लोगों का क्या हुआ, जो बुनकर थे और बेरोज़गार हो गए, उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन यापन शुरू कर दिया, वो लोग कहाँ कहाँ गए, उसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहली बात, उसके आगे ऐसी पॉइंट लिखना है। तो एक बात तो आप लिखेंगे पहले ऐसे हेडिंग, बेरोजगार बुनकरों का क्या हुआ। तो आप एक बात लिखेंगे इसके अंदर कि अधिकतर बुनकर
खेतीहर या किसान बन गए। भाई जो बेरोजगार हुए बुनकर, क्यों हुए? अभी हमने कारण समझा है पिछली वीडियो में कि भाई सूती वस्त्र कपड़े के उद्योग की बढ़ोतरी हो गई थी ब्रिटेन में, वो भारतीय बाज़ारों में आ गया था, बाकी देशों में भी फैल गया था, भारतीय कपड़ा बाहर नहीं बिक रहा था। तो भारत के अंदर भी जब ये प्रकार के कपड़े बाहर से आने लगे तो भारतीय कपड़ा की मांग कम हो गई और भारत के जो लाखों लोग थे, महिलाएं पुरुष सब बेरोजगार हो गए। तो उसमें से जो अधिकतर बुनकर किसान बन गए, तो अधिकतर बुनकर किसान बन गए। एक बात ये लिखनी है, ठीक है। और ये भी लिखेंगे कि काम की तलाश में बुनकर शहर जाने लगे, बुनकर शहर चले गए। काम की तलाश में बुनकर शहर चले गए। अनेक बुनकर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। ये भी ध्यान रखना है आपको। काम करने के लिए चले गए। क्वेश्चन आ सकता है कि बेरोजगार बुनकरों का क्या हुआ, क्या हालत हुई? तो अधिकतर बुनकर क्या हो गए? किसान हो गए। काम की तलाश में बुनकर शहर चले गए। अनेक बुनकर अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। ठीक है। इसके अलावा ये भी हुआ कि जब भारत के अंदर उद्योगों की मिल खोलने लग गई और जब हाथ करके हैं, जिसमें से ऐसे कुछ लोग थे जो हाथों से काम करते थे, हाथों से नई डिज़ाइन तैयार करते, उनको भारत के अंदर जो नए कारखाने खुले उसमें नौकरी मिल गई थी। तो ये भी लिखेंगे अपन कि हथकरघा या हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर आदि में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई थी। आदि में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई थी। अब देखो, 4 बड़े पॉइंट आपको याद रखने हैं। अधिकतर लोग किसान हो गए, काम की तलाश में शहर चले गए, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने चले गए, और जो हाथ से काम करते थे, नई नई डिज़ाइन, नई नई किस्म की साड़ियाँ, उन सबको नौकरी मिल गई। कहाँ पर? मुंबई में, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर, इन जगहों पर क्या मिल गया? उनको काम मिल गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
बम्बई आप जानते हो महाराष्ट्र के अंदर है, अहमदाबाद गुजरात में है, सोलापुर महाराष्ट्र में है, नागपुर भी महाराष्ट्र के अंदर और कानपुर कहाँ है, कानपुर यूपी में है। तो इन जगहों पर नई नई मिल या फैक्ट्रियाँ या कारखाने खुल गए कपड़ों के, और ये जो कपड़ा कारखाना है उसमें उनको नौकरी मिल गई, ध्यान रखना है आपको। तो हथकरघा बुनकरों को बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर आदि में खुले नए कपड़ा कारखानों में नौकरी मिल गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये बात आप अच्छे तरह से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से भारतीय कपड़े का पतन हुआ, उसके बाद में बुनकरों को क्या क्या समस्या हुई, इसके अलावा वो कहाँ चले गए और क्या कंडीशन हुई उसकी हमने बात की। अब पढ़ना है अपन को सूती वस्त्र की जो फैक्ट्रियाँ खुली उसमें क्या कंडीशन थी उसकी बात करेंगे। तो नई हेडिंग हम लिखेंगे आज, नहीं लिखा है तो वीडियो को पीछे जाकर बैक करके लिख सकते हो। तो सूती कपड़ा मिलों का उदय, हेडिंग है सूती कपड़ा मिलों का उदय। ठीक है, ये अपन अभी पढ़ेंगे। किस प्रकार सूती कपड़ा मिल बनी, तो भारत में सबसे पहले जो सूती कपड़ा मिल है वो मुंबई में खुली। अगर मुंबई का मतलब होता है मुंबई, वर्तमान में नाम है, 1854 के अंदर। एक बात आप ध्यान रखेंगे, 1854 के अंदर सबसे पहले मुंबई में सूती कपड़ा की मिल खुली गई, और ये कतई मिल थी। कतई मिल का मतलब ये होता है कि सूत काटने जो काम है वो मिल थी, ये ध्यान रखना है आपको। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत में अनेक मिलें खुलने लगी थी, और इसके अलावा जब अगर हम बात करें कि 19वीं शताब्दी में जो भारत का जो कच्चा माल है वो इंग्लैंड में जाता था, चीन में जाता था, और उसका जो प्रमुख बंदरगाह है, व्यापारिक बंदरगाह निर्यात के लिए, वो मुंबई था। ठीक है, तो जो सूती कपड़ा की जो मिल है कच्चे माल की तैयार करने वाली, जो मुंबई में थी, 1854 में खुली। क्योंकि दरअसल इंग्लैंड या चीन के अंदर भी जब कोई कच्चा माल जाता था, यहाँ से निर्यात होता था, तो वो जो जिस जगह से होता था वो महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है वो मुंबई था। तो ये ध्यान रखना है, एक तो ये कारण है भाई। अपन को समझना है कि मुंबई के अंदर सबसे पहले क्यों खुली, इसकी 2-3 वजह रही। हमने वजह एक बात कर ली कि यहाँ से क्या होता था, निर्यात होता था कच्चे माल का इंग्लैंड और चीन के देशों के अंदर। इसके अलावा जो मुंबई है उसके आसपास में जो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में कपास की खेती विशेष होती है। कपास की खेती के लिए जो उपजाऊपन या सबसे बढ़िया जो मिट्टी की बात करें वो काली मिट्टी है। तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के आसपास जो ज़मीन है वो विशेष काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर खेती होती थी। तो सूती कपड़ा मिल खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कपास मिल जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इसमें एक आप बात लिखेंगे, भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई, कोष्टक में मुंबई लिख देता हूँ, भारत में सबसे पहले जरूर लिखना है आपको, यहाँ पर पहले आप लिख सकते हो। सबसे पहले सूती कपड़ा मिल 1854 में मुंबई में स्थापित हुई। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो एक बात ये लिखेंगे। दूसरी बात ये लिख सकते हो आप कि 19वीं सदी के शुरुआत में भारत से ही इंग्लैंड और चीन को और
जो भी कच्चा माल है उसके निर्यात का जो प्रमुख बंदरगाह है वो कौन सा था? मुंबई था। तो लिखना है 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड या शुरुआत में भारत से इंग्लैंड व चीन को कच्चे माल का निर्यात मुंबई बंदरगाह से होता था। बंदरगाह किसे कहते हैं? भाई जैसे मान लो दक्षिण भारत है, ये यहाँ पर मुंबई है, ठीक है। तो वह स्थान जहाँ से जहाज आए जाते थे, जहाज का सामान उतारा जाता था, जहाज आते थे जाते थे, वो जो केंद्र है जहाँ से जहाज़ों का आना जाना होता था, जहाज़ों की सफाई होती थी, जहाज जो क्या जो फ्यूल है, जो भी तेल है वो चेंज होता था। तो जिस जगह से जहाज़ों को लाया जाता ले जाया जाता वहाँ वस्तु आयात के लिए भेजी जाती थी या ली जाती थी, इस हिसाब से जो काम होता था उस जगह पर वो होता है बंदरगाह। तो मुंबई प्रमुख बंदरगाह है। तो 19वीं सदी के शुरुआत में भारत से इंग्लैंड व चीन को कच्चे माल का निर्यात मुंबई बंदरगाह से होता था, ठीक है। मुंबई बंदरगाह से होता था। एक बात समझ आ गई ना? इसलिए यहाँ पर मुंबई के अंदर सबसे पहले सूती वस्त्र कपड़े की मिल खोली गई। एक बात आप ये ध्यान रखेंगे, इसको लिखना भी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने सूती कपड़ा मिलों के उद्योग के बारे में बात की है और आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से नई नई फैक्ट्रियाँ खुलती है भारत के अंदर और किस प्रकार कारखानों से भारतीय लोगों को रोज़गार मिलता है। भाई उस समय जब कारखाने खुले, फैक्ट्रियाँ खुली मुंबई, महाराष्ट्र और भी बेंगलोर वगैरह उन जगहों पर, तभी तो राजस्थान से और भी लोगों से, बिहार उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं वो वहाँ जाकर काम करना लग जाते हैं, फैक्ट्रियों में लग जाते हैं और वहाँ से उनको मजदूरी मिलती है और वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। और वहाँ से फिर वो फैक्ट्रियों से होते हुए अपनी आमदनी बढ़ाते हुए फिर दुकानें खोलना और इस प्रकार से व्यापार शुरू कर देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो आज हम कहते हैं देशावर या बाहर, राजस्थान से बाहर जाकर काम करना और दुकानें खोलना या फैक्ट्री में काम करना और बड़े बड़े काम, वो उस समय 19वीं सदी के शुरुआत में जाना शुरू हो गया था। उस समय लोग कम जाते थे, डरते थे कि कहीं वापस आने का कोई साधन है कि नहीं है। लेकिन आजकल तो एक तरह से ट्रेंड बन गया जाने का। तो खैर अपन को समझना है कि कहाँ से शुरुआत हुई है, किस प्रकार लोग एक जगह से दूसरी जगह, गाँवों से शहरों की तरफ जाने लगे, क्यों जाने लगे थे, उसको भी हम समझेंगे और लोगों को किस प्रकार बाद में बुनकरों को रोज़गार मिला, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो लिखा रहा हूँ उसको लिखें स्पष्ट रूप से और याद ज़रूर करिए। बाकी पढ़ाई अपने खुद को करनी है, तो आप कितना पढ़ते हो आप खुद जानते हो, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। घर वालों को लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ते हो तो वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो अच्छे इंसान और अच्छे बच्चों की तरह रहिए और पढ़ाई करिए, मस्त रहिए।